तो कैसे हो मेरे प्यारे स्टूडेंट। आज आपके लाया हूँ क्लास 10th का साइंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें मैं आपको 10 क्वेश्चन बताया हूँ और ये क्वेश्चन मैंने अपने हाथ से लिखा है। तो भाई मेरी राइटिंग वगैरह उतना अच्छी है नहीं, आप इस वीडियो को पूरी वीडियो को वॉच करना, लेकिन आपको पूरी बात समझ में आएगा, मैं आपको पूरी बात अच्छी तरीके से समझाऊंगा। ओके, तो 2022 एग्जाम में बहुत ही बेनिफिट होने वाला। अगर आप ये सवाल याद नहीं किए हो तो यार फिर आप काहे को पढ़ रहे हो। ये 2 नंबर वाला सवाल है, आप इसको जरूर याद कर लीजिए बिकॉज एग्जाम बहुत ही नजदीक है। तो देखना है कि इन 10 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन आपको याद है। ओके, चलिए सबसे पहले सवाल, और सब सवाल इंपॉर्टेंट है। एनोडीकरण क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। आइए इसका जवाब देखते हैं क्या बोलता है। एल्युमिनियम की बनी एक साफ वस्तु को एनोड बनाकर एवं तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को वैद्युत अपघटय के रूप में उपयोग करके विद्युत धारा प्रवाहित करने से एनोड पर ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। एक सवाल यहाँ पे निकल रहा, एनोड पे कौन सी गैस मुक्त होती है? ऑक्सीजन गैस मुक्ति होती है। ऑब्जेक्टिव में काम आएगा, जो एल्युमिनियम के साथ संयोग करके एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में उस वस्तु की बाहरी सतह पर एक मोटी परत बना लेती है। ओके, जिसे धातु का संरक्षण रुक जाता है, यह एनोडीकरण कहलाता है। आपका इस तरह से एक ऑब्जेक्टिव में सवाल बनता है कि एल्युमिनियम को संक्षारण से बचाने के लिए जिस विधि का प्रयोग किया जाता है उस विधि का नाम क्या है? एनोडीकरण, है ना। इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूं कि अगर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन को तवज्जो देते हो, ध्यान से पढ़ते हो, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो यूं चुटकियों में याद हो जाएगा। ओके, उम्मीद है कि आपको ये सवाल याद हो गया। याद नहीं तो इसको नोट कीजिए, नोट करके याद करेंगे। दूसरा सवाल भी इंपॉर्टेंट है, नंबरिंग मत देखो, यहाँ पे सवाल देखो। सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है, क्यों होता है? सोडियम कार्बोनेट तो जल क्षार होता ही होता है। जब सोडियम कार्बोनेट के जलीय में मिलाते हैं तो सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन जो होता है वो क्षारीय क्यों होता है भाई? आइए देखते हैं इसका आंसर क्या बोलता है। देखिए क्या बोलता है जी, सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है क्योंकि सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट बनाता है, जिसकी प्रकृति क्षारीय होती है। इसलिए सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन भी क्या होता है? क्षारीय होता है। समझ में आ रहा क्या बोला जा रहा? सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में जब CO2 गैस प्रवाहित करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब प्रवाहित करेंगे तो क्या बनेगा? सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा जी, है ना। जिसकी प्रकृति क्या होती है? सोडियम बाइकार्बोनेट का नेचर क्या होता है, प्रकृति क्या होता है? क्षारीय होता है। इसी कारण जो है सोडियम कार्बोनेट का भी जलीय विलयन क्या होता है? क्षारीय होता है। ओके, चलिए इंपॉर्टेंट सवाल है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। खनिज पदार्थ एवं अयस्कों के बीच अंतर बताएं। खनिज पदार्थ एवं अयस्कों के बीच अंतर। खनिज पदार्थ क्या होता है और अयस्क क्या होता है? अयस्क किसे कहते हैं, खनिज पदार्थ किसे कहते हैं? चलिए जानते हैं इसके बारे में। देखिए, वैसे पदार्थ जो पृथ्वी के अंदर पाया जाता है जिससे धातु की मात्रा पाई जाती है, जिसमें जो है धातु की मात्रा पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। समझ आ रहा है ना। मतलब खनिज एक ऐसा पदार्थ है जो पृथ्वी के अंदर में पाया जाता है और उस पदार्थ में धातु की मात्राएं, मतलब या तो लोहा होगा या तो एल्युमिनियम होगा, उस धातु की मात्राएं पाई जाती है तो उसको क्या बोलेंगे? खनिज बोलेंगे। तथा वैसा खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण सस्ते दर पर आसानी से किया जाता है उसे अयस्क कहते हैं। समझ में आ रहा ना। मतलब खनिज एक अलग जो खनिज जो क्या बोलते हैं, उसमें धातु की मात्राएं पाई जाती है, लेकिन एक ऐसा खनिज जिसको अगर धातु से निष्कर्षण करते हैं एकदम सस्ते दाम पे आसानी से निष्कर्षण कर देंगे उसको, तो उसको क्या बोलेंगे? अयस्क बोलेंगे। ठीक है ना। यानी कि खनिज और खनिज जब उसको अलग करते हैं, खनिज में ही अयस्क मिला होता है, लेकिन अयस्क को हम आराम से मतलब सस्ते दामे पे सस्ते दर पर जो उसको आसानी से क्या कर सकते हैं? निष्कर्षण निकाल कर सकते हैं। ठीक है ना, तो उसको क्या बोलेंगे? अयस्क बोलेंगे। ठीक है ना। पहले खनिज, उसी से वैसे खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण आसानी से कर सकते हैं। धातु का जब निष्कर्षण करेंगे जिस खनिज से, उस खनिज को बोलेंगे अयस्क। ओके, चलिए आगे सवाल देखिए। वन संरक्षण हेतु क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं? सवाल पूछा गया है। ओके, इसलिए मैं आपको ये सवाल बता रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट सवाल होता है। आप ये मत सोचना कि सर ये सवाल आएगा कि नहीं आएगा, आप बस याद करो। ओके, देखिए, वन संरक्षण हेतु क्या क्या कदम उठाए, रटना नहीं, समझना है। समझ जाओगे तो सब बातें आसान हो जाएगी। वन संरक्षण का मतलब जंगल को बचाना क्यों जरूरी है, क्या कदम उठाए जा सकते हैं। देखिए, ये तो अपना मन से लिखेगा, जितना अच्छा से अच्छा लिख सकते हैं। वनों की कटाई कम से कम की जाए, है ना। वन की कटाई तो होगी लेकिन कम से कम, बिकॉज आपको फर्नीचर भी चाहिए ना, एकदम बैठने वाला चेयर भी चाहिए, दीवान पलंग भी चाहिए, कहाँ से लकड़ी आएगा? वन तो काटना पड़ेगा, लेकिन कम से कम। अब अगर काट रहे तो उसके बदले हम एक पेड़ लगाएंगे भी। ओके, लकड़ियों की जगह लोहा, स्टील एवं प्लास्टिक की बनी वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। बस ये हम सिर्फ लिखते
दिखते हैं, लेकिन होता नहीं ऐसा। तो हम अगर क्या जो सामान हम लकड़ी का, आज लोग सामान बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लकड़ी का गेट चाहिए, लकड़ी का खिड़की चाहिए। अगर लकड़ी के जगह पे आप स्टील का, लोहा का, प्लास्टिक का इस्तेमाल करते तो लकड़ी वहाँ पे बचेगा, है ना जी। आवश्यकता के अनुसार वनों की कटाई पर पुनः वनों को रोपा जाए, बताया वन को रोपा जाए। ओके, तो ये हो गया वन का संरक्षण के लिए, जंगल में जो पेड़ पौधे हैं उसको संरक्षण, उसके बचाव के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं। देखिए, कार्बन मुख्यतः सह संयोजक यौगिक बनाते हैं। कौन सा यौगिक बनाते हैं? सह संयोजक यौगिक। सवाल पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में कि कार्बन जो है कैसा यौगिक बना सकता है, तो सह संयोजक यौगिक। देखिए, कार्बन की परमाणु, अब बोला क्यों बनाता है ऐसा, तो कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 6 होती है। आपको पता है कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 6 होती है जी, ठीक है ना। जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है 1s2, 2s2, 2p2, अर्थात कार्बन के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 पाई जाती है। आपको पता है 2 4 में जब अगर इस तरह से तोड़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 4, कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 जो है इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। अर्थात कार्बन की संयोजकता 4 है, जिसके आखिर में जितना इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, है ना, और वो जितना ग्रहण करेगा या त्यागेगा वही तो उसका संयोजकता कहलाता है। तो 4 तो है, तो 4 चाहे ग्रहण करेगा चाहे त्यागेगा, है ना। तो कार्बन की संयोजकता कितना है? 4 है, जो कि अधिकतम है, एकदम अधिकतम है। इसलिए यह सहसंयोजी इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर ग्रहण नहीं कर सकता है। इसलिए यह साझा करके सहसंयोजी यौगिक बनाता है। मतलब ये समझ में आ रहा कि कार्बन के आखिर में 4 इलेक्ट्रॉन है, ये त्याग नहीं सकता है, लेकिन पार्टनरशिप कर सकता है ना, साझा कर सकता है, और साझा करके ही सहसंयोजक यौगिक बनाता है। समझ में आई बात? कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 4, ऐसे भी लिख दीजिएगा, इसके जगह पे अगर आप 2 4 लिखिएगा तो चलेगा, है ना। इससे पता चला कि कार्बन के बाहर में 4 इलेक्ट्रॉन है ना। अर्थात ये हो कि इसकी संयोजकता 4 है, जो कि अधिकतम है, और इसलिए यह संयोजी इलेक्ट्रॉनों को त्याग या ग्रहण नहीं कर सकता है। तो कार्बन संयोजी इलेक्ट्रॉन को त्यागता या ग्रहण नहीं करता है। जो आखिर में जो इलेक्ट्रॉन है ना, उसको बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो उसको ग्रहण करना या त्यागना ऐसा काम नहीं करता है। तो इसलिए क्या करता है? वो पार्टनरशिप करता है, साझा करता है। ओके, चलिए, आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता है? आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता है? मतलब आश्रित जल से विद्युत का विद्युत का चालक क्यों नहीं होता? यहाँ पे से होगा, ठीक है ना। आश्रित जल के मतलब हुआ क्या? एकदम शुद्ध जल, ठीक है ना। जब वर्षा जल हो जाता है, पानी वाला जल में बिजली प्रवाहित हो जाती है, लेकिन जो आश्रित जल होता है एकदम शुद्ध जल होता है, उससे बिजली पार नहीं होता है, लेकिन वर्षा वाला जल में बिजली पार होता है। क्या कारण है? चलिए जानते हैं। आश्रित जल आयनिक नहीं होता है, जिसमें आयनिक होगा उसी में विद्युत धारा प्रवाहित होता है, ठीक है ना। तो आश्रित जल जो होता है आयनित नहीं होता है। और हम जानते हैं कि विद्युत धारा आयनों का होता है। विद्युत धारा भी पॉजिटिव धन आयन ऋण आयन होता है ना, तो धन आयन ऋण आयन होगा तभी विद्युत धारा प्रवाहित होगा। तो आश्रित जल में तो आयनित होता नहीं है, तो विद्युत धारा उत्पन्न होगा नहीं। इसलिए आश्रित जल विद्युत का चालक नहीं करता, क्योंकि विद्युत धारा चलने के लिए आयन होना जरूरी है। अब देखिए, जब चूंकि वर्षा जल क्या होता है? आयनित होता है, अर्थात इससे होकर आयनों का प्रवाह आसानी से हो जाएगा। आयन का प्रवाह होना वही तो होता है विद्युत धारा का प्रवाह होना, है ना। इससे अर्थात क्या बोल सकते हैं कि इससे जो है विद्युत धारा का चालन होता है। समझ में आ रहा जी? चलिए देखिए, जानते हैं मिश्र धातु क्या होते हैं। मिश्र धातु के 2 उदाहरण। तो अगर आपने याद नहीं किया प्यारे स्टूडेंट तो नोट कर लेना इसको। ओके, मैंने तो जैसे तैसे मतलब थोड़ा हड़बड़ स्पीड में लिख के आपको बता दिया है, आप अपने छापना एग्जाम में अच्छे से। मिश्र धातु क्या होते हैं? मिश्र धातु के 2 उदाहरण दीजिए कि जब 2 या 2 से अधिक धातु को एक साथ मिला करके धातु का निर्माण करते हैं, नए धातु का निर्माण करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? मिश्र धातु। जैसे आगे मिलेगा, मिश्र धातु की सामर्थ्य शक्ति धातु से अधिक होती है। जब जैसे कि क्या बोलते हैं? तांबा और जस्ता, तो इसकी जो शक्ति है, इस जस्ता की जो शक्ति है, अब इससे जो बन गया पीतल, तो पीतल इन दोनों से ज़्यादा पावरफुल हो गया, है ना। यानी कि 2 या 2 से अधिक धातु को जब मिला करके एक नए धातु बनाते हैं, उसको बोलते हैं मिश्र धातु। और जो मिश्र धातु की जो शक्ति होती है, सामर्थ्य शक्ति होती है, वो इन सब धातुओं से ज़्यादा होती है। जैसे कांसा, पीतल, सोल्डर, ड्यूरालुमिन। अब आपको यहाँ पे मिलेगा होमवर्क। आपको पता है मुझे होमवर्क देने की आदत है, चलो होमवर्क देते हैं। कांसा में कौन कौन सा धातु मिलकर बना है? पीतल कौन कौन धातु से मिलकर बना है? सोल्डर कौन कौन धातु से मिलकर बना है? और
और ड्यूराल्यूमिन कौन कौन धातु से मिलकर बना है। ये आपके लिए होमवर्क, नीचे कमेंट करेंगे, देखते हैं कितना ऑब्जेक्टिव आपको याद है। आगे देखिए, लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, क्या उपाय लगा सकते हैं। देखिए, लोहे को जंग से बचाने के लिए 2 उपाय। पहले जस्तीकरण करेंगे, मतलब जस्ता के परत चढ़ाएंगे। इसमें क्रियाशील धातु के ऊपर कम क्रियाशील धातु का लेप चढ़ाया जाता है, उसका संक्षारण रुक जाता है। मैं यहाँ पे देख लो, समझ में आ रहा है आपको, मैं जो बता रहा हूँ उसको नोट करो। जस्तीकरण में होता क्या है, जो क्रियाशील जो धातु होता है ना, तो कम क्रियाशील धातु का लेप जो है किस पर, अधिक क्रिया, क्या बोला है, इसमें क्रियाशील धातु के ऊपर, है ना, कम क्रियाशील धातु का लेप चढ़ाते हैं। मतलब पावरफुल वाला जो धातु है ना, मान लीजिए ये पावरफुल है, तो इस पर जो है कम पावरफुल वाला धातु चलेगा। जैसे कि बोलते हैं यार, राजा है, राजा को हुक्म चलेगा, चलता ही नहीं चलता है, तो वो बोला जा रहा है क्रियाशील धातु के ऊपर कम क्रियाशील धातु का लेप चढ़ाया था। मतलब जो कमजोर होता है ना, उसी का लेप चढ़ाते हैं। ऐसे भी गरीब पिसाता भी है, यहाँ भी गरीब पिसा रहा, मतलब कम क्रियाशील वाला पिसा रहा। तो अधिक क्रियाशील वाला जो धातु है, उससे कम क्रियाशील जो धातु होगा उसी का लेप चढ़ाते हैं, और जिससे क्या होता है, संक्षारण रुक जाता है। अच्छा, जानते हैं एनोडीकरण, तो इसमें कम क्रियाशील धातु का एनोड एवं दूसरे धातु का कैथोड बनाकर एनोडीकरण करते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं। और पेंट लगा के भी करते हैं, है ना, पेंट भी लगाते हो जाते हैं। चलिए, ये सवाल बेंजीन तथा साइक्लोहेक्सेन की संरचना लिखें। चलिए, तो बेंजीन का और साइक्लोहेक्सेन का ये एकदम, इसको तो खैर तुम लोग इतना बार बनाओ कि बनाने आ जाओ, ठीक है ना। सवाल आ सकता है कि बेंजीन का संरचना सूत्र लिखिए, साइक्लोहेक्सेन का लिखिए। तो देखिए भाई, इसको तो दिमाग में संभालो। तो बेंजीन का तो फॉर्मूला होता है C6H6। देखिए, कार्बन यहाँ पे 6 हाइड्रोजन 6 पीस है, और कार्बन भी 6 पीस है। अब बेंजीन यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड यहाँ पे दिया गया, ये साइक्लोहेक्सेन, ठीक है ना। आप अगर बेंजीन को, मैं क्या कर रहा हूँ, एक मिनट, अगर मैं बेंजीन ऐसे बनाता हूँ और इसको मैं ऐसे ऐसे कर लेता हूँ, तो ये बन जाएगा बेंजीन। लेकिन एक अगर बॉन्ड ऐसे देते हैं, ठीक है ना, इस तरह से बॉन्ड, तो साइक्लोहेक्सेन। तो इस फॉर्मूला संरचना को जो है नोट करो दिमाग में। चलिए, आखिरी सवाल पढ़ेंगे। ये है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। ये सवाल आपको ऑब्जेक्टिव में भी देखने को मिलता है कि जब लोहे यानी कि फेरस को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाते हैं तो कॉपर का रंग क्या बोला, तो विलयन का रंग, इनकी जो फेरस सल्फेट है ना, उसका कलर जो है चेंज हो जाता है। क्यों, देखिए, जब लोहे की कील कॉपर सल्फेट में डुबाया जाता है तो कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर तांबा को क्या करता है, विस्थापित कर देता है। देख रहे, इससे पता चल रहा है कि लोहा जो है कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील है ना, इसलिए इसको क्या कर रहा, विस्थापित कर रहा, हटा दे रहा। तो लोहा कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील है ना, तो लोहा जो है कॉपर को क्या कर रहा, विस्थापित, ये विस्थापन अभिक्रिया होता है। अब होता क्या भाई, अब देखते हैं। विस्थापित तो कर दिया, तो जैसे विस्थापित किया तो फेरस जो है जाके सल्फेट में जाके जुड़ गया, है ना, कॉपर साइड हो गया। भाई साहब, तुम अलग हो जाओ। इस अभिक्रिया को फलस्वरूप, इस अभिक्रिया के कारण होता है क्या है कि कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग जो नीला रंग गायब हो जाता है। यानी कि कॉपर सल्फेट का विलयन का रंग कैसा होता है भाई, नीला होता है। लेकिन जैसे ही फेरस सल्फेट जाके मिलता है तो हल्का हरा कलर हो जाता है। तो तुम लोग दिमाग में एकदम सेट कर लो कि कॉपर सल्फेट जो है इसका रंग नीला होता है और फेरस सल्फेट का रंग हरा होता है। ये ऑब्जेक्टिव सवाल में भी बनता है कि जब किसी विलयन को जब लोहे की कील को किसी विलयन में डुबाते हैं तो उस विलयन का रंग बदल जाता है। तो बताइए वो कौन सा विलयन था जो जिसमें डुबाए थे, तो कॉपर सल्फेट, है ना, CuSO4। क्योंकि जब लोहा को डुबाए तो लोहा कलर जो है हरा हो गया। तो कैसे हरा हुआ, पहले था नीला तब हरा हुआ। ओके, इस बातों को अपने दिमाग में रखेंगे, अपने कॉपी पर नोट करेंगे। मेरे ख्याल से आपको ये सारा सवाल समझ में आ गया होगा। ओके, तो फिलहाल वीडियो क्लास लाइक करते अपना प्यार दिखाइए, प्यार बरसाइए फूलों की तरह, और एकदम जितना ज़्यादा हो सके आप लोग लाइक करें, अपने मतलब चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर भी करो, उनको भी बता दो यार कि यहाँ पे क्लासेस चल रही हैं, ताकि वो भी वंचित ना रह सके इस फायदेमंद वीडियो से। ओके, तो लास्ट करते हैं वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।